Second application of EMF is calculation of standard energy, calculation of standard free energy. What is this? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, दैट इज माइनस डेल जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई, वेर ई इज़ द ई एम एफ, एफ इज़ द फेराडेज कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 एंड एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर एक्सचेंज इन अ गिवन पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, और यही अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन की कंडीशन अप्लाई कर दें, तो हम उसको डेल जी नॉट एन ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस डेल जी नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. और अगर किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज़ डेल जी. ओके, नेक्स्ट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक बार जब हमने डेल जी निकाल लिया है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पे ध्यान रखना दैट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट. ओके, डेल जी नॉट के इक्वल होता है. सो डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम. ओके, तो यहाँ पे जो ये डेल जी है ये सिंपल डेल जी आप नहीं लिखेंगे, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड जो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डेल जी की वैल्यू होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए. ठीक है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम एंड वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर एंड के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. दिस इज नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो -2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर आता है -2.303 आर टी लॉग के, वेयर डेल जी नॉट इज़ नोन. अगर हमें डेल जी नॉट की वैल्यू पता है तो हम के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस. राइट, मतलब आपके पास कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे आप उसकी वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है HCl, तो HCl जो भी इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही है, आपको जो भी इलेक्ट्रोड पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है, सपोज जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे H+ का एक्सचेंज होता है, तो ये जो H है इस पर इसकी वैलेंसी क्या है, +1 है, +2 है. ठीक है, कोई भी मेटल है उसका जो एक्सचेंज हो रहा है N+ से अगर हम डिनोट करें, उसको Mn+ से डिनोट करें, तो ये N+ की वैल्यू, N की वैल्यू क्या होगी, जो मेटल है वो किस जो N है वो क्या होगा. ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर ये डिटरमाइन करना है. तो फॉर दिस इसके लिए जो भी सेल है सबसे पहले उस सेल के लिए हम EMF नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. कोई गिवन सेल है, ठीक है, हम जो सेल है वो होना चाहिए विदाउट ट्रांसफर. सबसे पहले वो सेल होना चाहिए दैट सेल शुड बी विदाउट ट्रांसफर एंड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस. उसके लिए हम EMF की नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. E इज इक्वल्स टू RT/NF ln A2/A1, जिसमें A2 सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की एक्टिविटी होगी, A1 दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी होगी. ठीक है, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम लिख सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या फिर इक्विवेलेंट हो जाती है टू द कंसंट्रेशन. तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज RT/NF ln C2/C1, वेयर C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट एंड C1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप कंसंट्रेशन सेल ड्रॉ करते हैं तो आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. ठीक है, एंड नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज वैल्यू ऑफ EMF कैन बी डिटरमाइन. और इस फॉर्मूले में जब हमें यहाँ पे इसमें हमें N की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. जो N की वैल्यू होगी वही उसकी जो आयन है उसकी वैलेंसी होगी. ठीक है, तो अगर हमें C2 C1, ये तो कंसंट्रेशन तो हमें पता ही होगा क्योंकि हम सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम लेंगे. तो नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लेने का मतलब है कि हमें C2 C1 की वैल्यू पता है, R हमें पता है, टेम्परेचर भी कंडीशन हमें पता होगी, EMF हम डिटरमाइन कर लेंगे बाय वो सेल कनेक्ट करके हम EMF की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. और इसको जब हम ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हम N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यही N की वैल्यू बताएगा कि जो आयन है उसकी वैलेंसी क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, वी टेक अ सेल दिस मर्क्यूरस नाइट्राइड का हमारे पास एक सेल है, जिसमें कि इसमें जो मर्क्यूरस ये इलेक्ट्रोलाइट 1 है जिसमें कि कंसंट्रेशन है N/20, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि कंसंट्रेशन है N/2. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन N/2 है, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन N/20 है.
तो C2/C1 की पहले वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। C2 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे पुट कर लिया। C1 की वैल्यू क्या है 1/20, 1/20 पुट कर लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो C2/C1 की वैल्यू आती है 10। उसको जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आती है E इज़ इक्वल्स टू, और अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन, अगर हम ये टेम्परेचर ले लेंगे तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है E इज़ इक्वल्स टू 0.059 n log C2/C1। C2/C1 की वैल्यू अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। इसमें जब C2/C1 की वैल्यू क्या है 10, तो इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है, ठीक है। अब n तो और n को अगर हम इक्वल्स के इधर लेके जाएंगे तो n इक्वल टू आता है 0.05911 अपॉन ई। सपोज जो EMF आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आई 0.0295। इसको जब हम इस फॉर्म में पुट करेंगे तो फाइनली n की वैल्यू आती है 2, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 2 आती है, दिस मीन्स जो आपने यहाँ पे मरकरी इलेक्ट्रोड यूज़ किया है उसकी वैलेंसी है 2, राइट। इसीलिए ये भी रीज़न है कि जब भी हम मरकरी को लिखते हैं तो वैसे तो मरकरीस क्लोराइड जब हम लिखते हैं तो HgCl होना चाहिए, बट हम लिखते हैं Hg2Cl2। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में जो मरकरी है वो 2 वैलेंसी शो करता है, ना कि 1। तो इसीलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं Hg2+2। वो ऐसे डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें उसकी EMF वैल्यू से पता चला है, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्गली डिज़ोल्व नहीं होते, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, या फिर ये बोलें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं इन द सॉल्वेंट। और जनरली जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो हम वाटर लेते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्ट वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे कि NaCl वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं है। जबकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, तो वो कौन सा सॉल्ट हुआ? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब हमें वही उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉल्यूशन सैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो होता है द कंसनट्रेशन ऑफ, जैसे कि अगर सपोज आपके पास सॉल्ट है MX, ठीक है, तो अगर आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो ये M+ और X- में डिज़ोल्व होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो होगा कंसनट्रेशन ऑफ M+ मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ X-, वो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, राइट। सपोज कि जो MX है इसकी जो सॉल्युबिलिटी आती है, MX सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आती है वो आती है S, ठीक है। तो यानी डिज़ोल्व होने के बाद जो M और X का कंसनट्रेशन होगा वो क्या होगा? S होगा। तो KSP कैसे निकालोगे आप? S मल्टीप्लाई बाय S, तो क्या आ जाएगा? S² आएगा, ठीक है। ये है कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसको हम EMF से कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम EMF से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट हमने बनाया है। इसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड है, दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। एक सिल्वर इलेक्ट्रोड को KCl में डिज़ोल्व किया जिसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ AgNO3 डाले हैं, ताकि जब KCl और AgNO3 के बीच में रिएक्शन हो तो AgCl सॉल्ट बने, ठीक है। और इस AgCl सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हमें फिर डिटरमाइन करनी है, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रोड को हमने डिज़ोल्व किया है सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट में, जिसकी कंसंट्रेशन है N/100, राइट। और ये सॉल्ट ब्रीज है, दैट इज़ ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। और इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है? इस सेल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसका EMF, अब हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में सेल कंस्टिट्यूट करने के बाद हमने उसका EMF डिटरमाइन कर लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस सपोज। उसको फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाया? वही लगाया दैट 0.0 E इज इक्वल्स टू 0.591 log
C2/C1, ठीक है। C2 क्या है 0.01, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। और C1 C हमें डिटरमाइन करना है, इसी C से फिर हम सॉलिबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू हमें पता है, सिर्फ हमें C नहीं पता है, दैट इज़ AgCl। इस यहाँ पर AgCl कितना बना है ये हमें नहीं पता है, तो वही हमें डिटरमाइन करना है। तो इस EMF से हम ये C कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेंगे। डिटरमाइन करने के बाद फिर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो मैंने अभी आपको KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था उसमें पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सपोज कि सिल्वर के जो Ag+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या आई CI, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम AgCl की कंसंट्रेशन C डिटरमाइन कर चुके हैं। तो यानी जब AgCl जब ब्रेक होगा तो Ag की जो कंसंट्रेशन होगी वो C होगी। नाउ वन मिनट, तो और Cl की कंसंट्रेशन क्या होगी? Cl की कंसंट्रेशन जो AgCl डिसोसिएट होगा वहाँ से भी क्लोराइड आ रहा है, और आप देखो जब आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो KCl लिया है, तो यानी KCl भी डिसोसिएट हो रहा होगा, KCl भी K+ और Cl- में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो यानी Cl- दो जगह से आ रहा है, एक KCl के ब्रेक होने से आ रहा है और एक AgCl के ब्रेक होने से आ रहा है, डिसोसिएट होने से आ रहा है, ठीक है। तो यानी जो Cl की टोटल कंसंट्रेशन होगी वो AgCl से कितना Cl आ रहा है प्लस KCl से कितना Cl आ रहा है वो होगी, ठीक है। जबकि AgCl की जो कंसंट्रेशन होगी वो वही होगी जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि सिल्वर जो है वो सिर्फ AgNO3 जो आपने कंसंट्रेशन डाली है AgNO3 की वो उतना ही सिल्वर डिसोसिएट होगा, उतना ही AgCl बनेगा और डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो सिल्वर के आने का सोर्स सिर्फ एक है, लेकिन Cl- के सॉल्यूशन में आने के सोर्स दो हैं, KCl और AgCl। तो इसीलिए Cl का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा 0.1 मोलर होगा, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि AgCl जो है वो क्या है स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। यानी Cl- के आने का जो दो सोर्स है दैट इज़ KCl एंड AgCl, तो क्योंकि ये तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में Cl- दे रहा है, जबकि ये स्ट्रांगली सॉल्यूबल है, और इसलिए जो Cl- यहाँ से आ रहा है दैट इज़ हाई इन अमाउंट देन दिस अमाउंट। तो इसीलिए इसके कंपैरिजन में हमने KCl से जो कंसंट्रेशन आई है वो डोमिनेट होगी, और वही कंसंट्रेशन हम फाइनल Cl- की कंसंट्रेशन लेंगे, और AgCl की कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल है क्योंकि, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो Cl- की कंसंट्रेशन हमने क्या माना, जो KCl की कंसंट्रेशन होगी वही Cl- की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो सिल्वर की कंसंट्रेशन तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ गई, दैट इज़ C, और Cl- की दैट इज़ क्लोराइड आयन के जो कंसंट्रेशन आई है वो KCl की है, वो भी हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे C × 0.1, तो यहाँ से पूरी KCl की कंसंट्रेशन आ जाएगी, राइट। सॉरी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, अब हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सपोज जो AgCl है उसकी सॉल्युबिलिटी S है, ठीक है। तो जो AgCl की सॉल्युबिलिटी होगी वही Ag+ और Cl- की सॉल्युबिलिटी होगी, तो उसको हमने सपोज डिटरमाइन कैलकुलेट कर लिया S। तो KSP क्या होगा Ag × Cl- दैट इज S × S। तो दोनों क्या होगा S², और यहाँ से S की जब हम वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी √KSP, ठीक है, √KSP। अब जो ये √KSP है, क्योंकि KSP तो हम पहले डिटरमाइन कर चुके हैं, तो इसको जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।